Hello, dear student. In mathematics of standard 9, we are going to start new chapter, chapter number 14, statistics, and it is part number 1. Statistic. What is a statistic? It is a collection of data. Some type of data we collect for some purpose, and after then we extract it, and then we come to the some conclusion by processing on this data. Now, let me first understand what is the statistics and some definition from this chapter. Now, about the data, first term, that is data, that how what is the data? The facts or figures which are numerical or otherwise, that is qualitative, collected with a definite purpose are called data. डेटा क्या है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि हम कुछ कोई पर्पस है, कुछ है हेतु के हिसाब से हम किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का हमें डेटा है वो कलेक्ट करते हैं, वो न्यूमेरिकल हो, क्वांटिटेटिव हो, और कोई फिगर हो, फैक्ट्स हो, जो डेटा हम जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, तो जो कलेक्शन है फॉर सम पर्पस आर कॉल्ड डेटा. डेटा इज द प्यूरल फॉर्म ऑफ लेटिन वर्ड डेटम. जो डेटम लेटिन वर्ड है उसका जो प्यूरल फॉर्म है वो डेटा है. तो जो डेटा है वो कलेक्ट करेंगे, हम उस पर कुछ प्रोसेस करेंगे और बाद में हम कंक्लूजन पे आएंगे, चलो भाई ये डेटा है. तो डेटा किस तरह का हो सकता है, तो हमें पता है कि लेट वी गेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, द नंबर ऑफ डेथ इन सिटी, द नंबर ऑफ बोर्न बेबीज इन सिटीज़. तो इस तरह के जो डेटा है वो डेटा, और कोई भी चीज़ है उसका प्रोडक्शन है तो कितना प्रोडक्शन है, कोई भी कंपनी है तो कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ है, तो ये जो डेटा है, डेटा हम पर्पज कलेक्ट करते हैं. तो ये जो बाद में उस पर कुछ प्रोसेस के बाद हम कंक्लूजन आते हैं कि भाई चलो भाई इतने एम्प्लॉयज़ है एक कंपनी में है, तो उसके हिसाब से उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, कितनी उसको सैलरी मिल रही है. तो और इस सैलरी के हिसाब से कंपनी का खर्चा कितना होता है, प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन के हिसाब से कंपनी को बेनिफिट्स कितने मिल रहे हैं, कितना उसका प्रॉफिट है. तो सारी की सारी बातें हैं वो कैसे, तो कि पहले हम उसे डेटा कलेक्ट करते हैं और बाद में जो डेटा मिलता है वो डेटा के हिसाब से हमें जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है. तो डेटा है, हम कैसे तरह के डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो डेटा कलेक्शन किया है उस हिसाब से जो हमें वर्ड मिलता है कि एक ब्रांच है, मैथमेटिकल ब्रांच, जिसे हम स्टेटिस्टिक्स कहते हैं. द स्टेटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडीड. जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें से हम मीनिंगफुल कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन का जो स्टडी है उसे हम स्टेटिस्टिकल ब्रांच कहते हैं. द स्टेटिस्टिकल डील्स विथ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड interpretation of data. The word statistic is used in two different contexts. In plural sense, it means numerical data. In singular sense, it means the subject dealing in data analysis. तो ये जो बातें हैं वो स्टेटिस्टिक है, उसे हम कह सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू कलेक्ट दी डेटा. हम क्या कहते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं. तो डेटा किस तरह से हम कलेक्ट कर सकते हैं, तो हमें पता है कि डेटा है हम दो तरह से कलेक्ट कर सकते हैं. कैसे, तो कि हम खुद से मीन्स डायरेक्टली, जो इन्वेस्टिगेटर, हम क्या है तो इन्वेस्टिगेटर है, तो इन्वेस्टिगेटर खुद से जाके सारे का सारा डेटा है वो कलेक्ट करता है. और दूसरा तो कि सोर्स के हिसाब से जो डेटा हमें जिसका चाहिए उसका जो सोर्स होता है उस सोर्स से हम जो डेटा कलेक्ट कर सके. तो इस दो तरह से, एक तो कि इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली डेटा कलेक्ट करे इट सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ. और दूसरा तो कि जो सोर्स है उसका सोर्स है मीन्स कंपनी है, तो कंपनी का जो मैनेजर होता है, उसका जो डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से वो डेटा कलेक्ट करे. तो ये जो दोनों के दोनों सोर्स है, दोनों की दोनों तरह से डेटा हम कलेक्ट कर सकते हो. तो जो डेटा दैट वी आर गोइंग टू कलेक्ट डायरेक्टली बाय आवर सेल्फ, तो उसे किस तरह का डेटा कहेंगे, तो उसे प्राइमरी डेटा कहेंगे. किस तरह का डेटा, प्राइमरी डेटा. When the information is collected by the investigator herself or himself with a definite object in her or his mind, the data obtained is called primary data. तो इस तरह का डेटा जो इन्वेस्टिगेटर है कुछ पर्पस के हिसाब से खुद से जाके, मीन्स के अगर आपको पता लगाना है कि
नाइन्थ और टेंथ में क्लास है तो क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो आप खुद से जाके आप स्कूल की विजिट लेंगे। स्कूल के विजिट के लेने के बाद टेंथ का क्लास, आप टेंथ के क्लास में नाइन्थ के क्लास में जाएंगे, तो नाइन्थ के क्लास में आप जाके आप खुद से गिनती करते हैं कि चलो 1 2 3 4 5 6 और 50 स्टूडेंट हैं वो नाइन्थ में है। तो जो एक कलेक्शन आपने किया वो आप खुद से जाके करते हैं। तो इस तरह का जो डेटा है उसे किस तरह का कहेंगे, प्राइमरी डेटा। when the investigate when the information is collected by the investigator himself or herself। तो इस तरह का डेटा उसे प्राइमरी। और दूसरा तरह का डेटा, दो तरह के डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा है उसे हम कैसे उसे सेकेंडरी डेटा किसे कहेंगे, तो कि when the information is gathered from the source which already had the information stored and the data obtained is called secondary data। अब डेटा, जो डेटा कि हमारे पास मानो कि स्टूडेंट की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो हम डायरेक्टली जाके काउंट ना करें, लेकिन क्या, तो हम टीचर से मिलते हैं। किसको मिलते हैं, टीचर से। तो टीचर से कहेंगे कि चलो नाइन्थ क्लास के जो क्लास टीचर है उसे हम विजिट करेंगे और हम पूछेंगे चलो भाई आपके क्लास में कितने बच्चे हैं। तो वो कहेंगे चलो 50 स्टूडेंट है। तो वो जो सोर्स कि टीचर के पास ऑलरेडी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके पास होगी, उन्होंने वो कलेक्ट की ही हुई है। तो हम वो जो सोर्स हुआ, तो हमारा जो रजिस्टर होता है वो सोर्स हुआ, तो उस सोर्स में डायरेक्टली हम पता लगा सकते हैं कि कितने स्टूडेंट है। तो इस तरह का जो डेटा है उसे हम कैसे कहेंगे, सेकेंडरी डेटा। व्हेन द इंफॉर्मेशन इज गेदर्ड फ्रॉम ए source which already had the information stored, the data obtained is collected, and the data collected is known as secondary data। तो हमारे पास डेटा आ गया, स्टूडेंट के नाम आ गए, स्टूडेंट की एज आ गई, भाई इतनी इतनी एज है, स्टूडेंट के मार्क्स आ गए, भाई चलो कि उसने लास्ट मंथ जो टेस्ट ली थी उसमें इतने इतने मार्क्स है। तो ये जो हमने डेटा कलेक्ट किया, अब इस डेटा को हम रिप्रेजेंट कैसे करें, प्रेजेंट कैसे करें, किसी भी आगे जाए तो इसको प्रेजेंट कैसे करें। भाई चलो हम ऐसे ही रख के नोटबुक में लिख डाले नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे ही लिख के 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख डाले और साथ में उनकी एज है तो 13 18 15 एज है। इस तरह का डेटा हम लेके जाए तो ये थोड़ा सा कैसा, तो कि अ, अच्छा नहीं लगेगा। तो इस डेटा को हम कैसे तो रिप्रेजेंट करें, तो कुछ ऐसे फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट कुछ ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट करें कि सामने जो बैठा है जिसे हम प्रेजेंट करने वाले हैं उनको ये डेटा समझ में आए और अच्छे तरह से वो देख सके। तो इस तरह के जो डेटा है वो प्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे उसके पहले एक डेफिनेशन वो समझ ले, तो कि रेंज। अब रेंज किसको कहते हैं, तो हमारे पास जो डेटा कलेक्शन आया, मानो कि यहाँ पे जो 50 स्टूडेंट हमारे पास आए, तो 50 स्टूडेंट में की मार्क्स है कि मान कि फर्स्ट स्टूडेंट ने 25 मार्क्स कलेक्ट किए, जो 30 मार्क्स की जो टेस्ट है, 30 मार्क्स टेस्ट में से उन्होंने फर्स्ट स्टूडेंट है उसने 25 मार्क्स कलेक्ट किए, दूसरे ने 26 मार्क्स कलेक्ट किए, तीसरे ने 20 मार्क्स कलेक्ट किए। इस तरह से जो 50 स्टूडेंट हमारे पास है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी। तो रेंज, उन जो 50 स्टूडेंट है उनमें से जो रेंज हमें फाइंड करते, तो रेंज कैसे, तो कि यहाँ पे मानो कि जो 10वां स्टूडेंट है उन्हें सिर्फ 10 मार्क्स मिले हैं, कम से कम क्लास के अंदर कम से कम 10 मार्क्स मिले हैं, और एक स्टूडेंट है जिसको 30 मार्क्स मिले हैं। जो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 30 मार्क्स है। तो लोएस्ट मार्क्स कितने हुए, 10 मार्क्स हुए, तो और हाईएस्ट मार्क्स कितने, 30 मार्क्स। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड lowest value is known as the range of the marks of student 50 student। तो यहाँ पे जो the difference of the highest and the lowest value is the data is called the range of the data। तो इसको हम range of the data कह सकते हैं। तो रेंज इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ हमारे पास जो डेटा है, हमने जो डेटा कलेक्ट किया, तो उस डेटा को हम एक टेबल में उसे ड्रॉ करके रखेंगे। तो ये जो टेबल है
उसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, उसे क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास डेटा उसे किस तरह से हम टेबल में ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से उसे रख सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के क्लासिफिकेशन डेटा है, तो उसमें दो तरह के हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जो पहला वाला टेबल हम ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ किस तरह का होगा, तो कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और दूसरा है उसे हम कैसे कहेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है दो तरह से, अनग्रुप और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कर सकते हैं। तो अब अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है। तो हम पहले कहते हैं कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है। तो हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो हमें एक इस तरह के एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें मार्क्स है कि स्टूडेंट ने मार्क्स, हर एक स्टूडेंट ने मार्क्स कितने कलेक्ट किए, तो कि 10 मार्क्स स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट ने 10 मार्क्स कलेक्ट किए तो वो कितने स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे साइड में लिखा गया है। तो कितने हैं, फर्स्ट एक स्टूडेंट 20 मार्क्स कलेक्ट करने वाले स्टूडेंट तो कि एक है, 36 मार्क्स कलेक्ट करने वाले स्टूडेंट तो कि वो 3 है। तो इसे जो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या कहेंगे हम, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो इस हिसाब से जो हमने यहाँ पे मार्क्स लिखे और 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 36 मार्क्स मिले, 40 मार्क्स नहीं मिले, 50 मार्क्स मिले, 56 मार्क्स मिले, वो ऐसे 2 स्टूडेंट है। तो ये जो टेबल उसे अनग्रुप्ड कहेंगे। हमने यहाँ ग्रुप में जो नंबर ऑफ जो मार्क्स है उसे ग्रुप में नहीं लिखा। हम लिख सकते हैं ना कि चलो भाई 10 से 20 मार्क्स वाले, 10 से 20 मार्क्स वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो यहाँ पे जो है तो उसे 1 वर क्या हो गया 2। तो इस तरह के जो ग्रुप, तो ये अनग्रुप है, इसे ग्रुप में कहते हैं। 10 से 20 के बीच में जो ग्रुप हमने बनाया कि 10 से 20 का जो ग्रुप बनाया है वो उतने स्टूडेंट है, उसे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। लेकिन ये जो टेबल है वो कैसा है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्योंकि हमने इस तरह का कोई ग्रुप है वो ग्रुप यहाँ पे बनाया नहीं। तो इस तरह का जो रो में सिर्फ एक कॉलम में सिर्फ एक कॉलम में इस तरह का जो टेबल हमें मिलेगा उसे कैसे कहेंगे, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया तो ऐसा टेबल हमें मिलेगा। तो अगर अब बात है तो कि ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो यहाँ पे दो तरह के ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें मिलेगी। एक कौन सा, तो कि एक है नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस। तो अब नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस किस तरह का टेबल होगा, तो इस तरह का कुछ टेबल होगा। तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनके जो वेट है उनका वेट लेते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो वो यहाँ पे स्टूडेंट लेंगे। तो कि 31 से 35 31 से 35 तक जिसका भी वेट आता है उन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो कि 9 है। तो अब क्या करेंगे, तो वो अब ग्रुप जंप कर देंगे। हमने पहला वाला क्लास बनाया, अब क्लास तो कि उसके बाद हम क्या करें, जंप करेंगे। 35 वहाँ पे ख़त्म किया तो कहाँ पे आएगा 36 से 40 से हम जंप करेंगे, क्या आएगा 41 से 45 से जंप करेंगे, क्या आएगा 46 से 50 से जंप करेंगे। तो यहाँ जो देखा ना कि आपको ग्रुप के बीच में डिफरेंस दिख रहा है, दोनों ग्रुप है अलग अलग है, 31 से 35 वो भी अलग है, 36 से 40 भी अलग। तो ये क्या है, नॉन ओवरलैपिंग, एक ग्रुप है दूसरे ग्रुप में ओवरलैप नहीं होता। तो इस तरह का जो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है उसे किस तरह का टेबल कहेंगे, नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और जो दूसरा है वो ऐसा होगा कंटिन्यूस क्लासेस। अब कंटिन्यूस क्लासेस को किस तरह से हम लिख सकते, तो इस तरह का हमें मिलेगा, द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स तो है, और नंबर ऑफ इंजीन, एक घर से उसकी ऑफिस का जो डिस्टेंस है इंजीनियर्स का, तो वो इंजीनियर्स के डिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा तो 0 से 5। फिर क्या होता है कि ये जो ग्रुप है वो दूसरे वाले ग्रुप से कनेक्टेड है, मीन्स 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 और 30 से 35। तो ये जो डिस्टेंस है वो जो ग्रुप है सारे के सारे एक दूसरे से मिले हुए, मीन्स जंप नहीं होता। 0 से 5 और 5 से फिर से कंटिन्यू होता है 5 से 10, 10 से फिर से कंटिन्यू होता है 10 to 15। तो इस तरह का जो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसे कैसे कहेंगे, कंटिन्यूस क्लासेस। इस तरह के क्लासेस हो गए उसे क्या कहेंगे, कंटिन्यूस क्लासेस। तो हमें दो तरह के क्लासिफिकेशन मिले, अनग्रुप और ग्रुप
और ग्रुप में दो तरह के नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस और कंटिन्यू क्लासेस। तो यहाँ पे जो नॉन ओवरलैपिंग है तो उसमें क्या, तो कि जंप होता है, बीच में डिफरेंस होता है दोनों ग्रुप में 35 36, तो 1 kg का डिफरेंस होता है। तो इस तरह के दो हो गए। नेक्स्ट हम अभी जो नॉन ओवरलैपिंग है उसे कंटिन्यूस में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी हम सीखेंगे। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। नाउ जो हमने अभी तक जो भी सारी बातें समझी कि डेटा किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का डेटा है, प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, किस तरह के ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, किस तरह के टेबल मिल सकते हैं, तो सारी की सारी जो बातें हैं उस हिसाब से आपको एक्सरसाइज नंबर 14.1 बहुत ईजी है। सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन ईजी है, दोनों क्वेश्चन आप खुद से वो करें। तो नाउ वी लेट वी go forward and let me understand example number 1. Consider the marks obtained by 10 student in the mathematics test as given below. 10 स्टूडेंट है जिसने मार्क्स ऑप्टेन किए हैं, तो उस तरह के पहला वाला स्टूडेंट उसने 55 100 मार्क्स का टेस्ट था, तो उसमें से 55 36 95 73 60 42 25 78 75 62, तो इस तरह के 10 स्टूडेंट उसने मार्क्स कलेक्ट किए। सो इस तरह का जो डेटा है उसे हम किस तरह का डेटा कहेंगे, द डेटा इन दी फॉर्म इज कॉल्ड रो डेटा। रो में दिए गए ना, एक ही रो में दिए गए, तो इसे क्या कहेंगे, रो डेटा। और आगे हमने जो टेबल किया था वो टेबल डेटा है, तो ये क्या है, रो डेटा। तो अब जो रो डेटा है उसे हम इसकी हम रेंज फाइंड करना चाहते हैं। क्या फाइंड करना चाहते हैं, रेंज। सो लेट अस अरेंज द मार्क्स इन द असेंडिंग ऑर्डर एज, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में हम उसे लिखे तो किस तरह से लिख सकते हैं, तो पहले क्या आएगा, 42 मार्क्स आएगा, ये पहला आएगा 42। सेकंड में क्या आएगा, सॉरी पहला क्या आएगा, तो क्या वो आएगा 36। फिर क्या आएगा, सॉरी वो भी नहीं आएगा, पहला क्या आएगा 25 आएगा, फिर तो क्या 36, फिर 34 42, उसके बाद तो के यहाँ पे फोर्थ 55 6, वो क्या आएगा यहाँ पे 5 60 है, फिर 62 को हम क्या आएंगे, तो क्या वो 6, फिर तो के 75 7, सॉरी क्या आएगा 7 यहाँ पे आएगा, 73, फिर 75 8, फिर 79 है वो 9, और 78 है वो 9, और 95 है वो 10। तो इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर में फिर एक गोड देंगे, इसमें रख देंगे। तो पहला वाला है मीन्स लोएस्ट वैल्यू इज 25, मीन लोएस्ट मार्क्स कितने हैं 25, और हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 95। तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे किसका, तो के डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। तो इस तरह से हम उसका जो रेंज फाइंड कर सकते हैं। सो दी रेंज इन दिस केस इज 95 माइनस 25 इज इक्वल टू 70। तो इस जो हमने 10 स्टूडेंट है उनका डेटा कलेक्शन किया है, तो मार्क्स कलेक्ट किए, उसका जो रेंज क्या है, तो क्या 70 है, मीन्स जो सारे के सारे बच्चे हैं वो 70 मार्क्स के अंदर कवर होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल। यहाँ पे 30 स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए हैं 100 मार्क्स में से। एक ने 10 मार्क्स, दूसरे ने 20 मार्क्स, तीसरे ने 36 मार्क्स, तीसरे ने 92 मार्क्स, इस तरह से मार्क्स दिए। अब हमें क्या करना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें बनाना है। क्या बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें यहाँ पे बनाना है। तो हम इस तरह से कुछ उसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। किस तरह से, तो कैसे, मार्क्स। तो यहाँ पे मार्क्स है, हम देखेंगे तो कम से कम 10 मार्क्स है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना 95 मार्क्स है। तो सारे के सारे मार्क्स यहाँ पे लिखेंगे 10 20 36 40 50 56, असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स लिखेंगे 56 60 70 72 80 82 88 92 95। तो यहाँ पे मार्क्स मिले। अब मार्क्स के हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लिखेंगे, तो कि 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो हम फाइंड करेंगे 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट यहाँ पे कितने हैं, तो कि यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक। 20 वाले, तो कि 20 यहाँ पे एक है,
और दूसरा कोई नहीं, तो ओके 20 वाला स्टूडेंट एक ही है। नाउ 36, एक 36 हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे 2, तो और यहाँ पे अजी और एक है, कहाँ पे गया, ये है 3। तो 36 वाले कितने, 3 स्टूडेंट है। 40 वाले कितने स्टूडेंट, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने हैं, 4 स्टूडेंट है। 50 मार्क्स वाले 51 52 53, तो यहाँ पे कितने हैं, 3 है। इसी तरह के सारे से के सारे मार्क्स है, वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, और इसका जो सम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट का सम है कितना आना चाहिए, 30, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, सिर्फ 30 स्टूडेंट है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने यहाँ पे बना दिया। तो इस तरह की कोई भी जो यहाँ पे कितना ये है, थोड़ा का ये जो मार्क्स थे उन्हें हमने कुछ अच्छे से समझ में आए उस तरह से टेबल में ड्रॉ कर दिया कि मार्क्स, अगर आपको कोई बोले कि चलो कोई 70 मार्क्स वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो आप डायरेक्टली कह देंगे 4 स्टूडेंट है जो 70 मार्क्स है जिसके। तो इस तरह से आप टेबल ड्रॉ करके किसी भी इंसान को आप अच्छे से समझा सकते हैं कि कितने मार्क्स है, किस तरह के। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, 100 plants each were planted in 100 schools during one mahotsav. After 1 month, the number of plants that survived were recorded as। तो हर एक स्कूल में कितने, 100 स्कूल ऐसी है जिसमें कितने, तो कि 100 प्लांट हमने वहाँ पे रखे थे। तो उन 100 प्लांट्स में थे कितने प्लांट रिकवर हुए, सरवाइव हुए, तो वो है यहाँ पे दी, सारे नंबर दिए गए। तो अब ये तो 100 स्कूल का कलेक्शन हुआ, कितनी स्कूल का, 100 स्कूल का कनेक्शन। अब इस 100 स्कूल को, 100 स्कूल को हम टेबल ड्रॉ करने बैठेंगे तो कितना बड़ा टेबल होगा, एक ट्रबल हो जाएगा, टेबल एक ट्रबल हो जाएगा। तो ये टेबल ड्रॉ करने बैठेंगे तो 2 पेज हो गए। तो अगर इसे हम क्या करेंगे, तो अब उसे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम रख सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, अब उसे ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में उसे ड्रॉ करेंगे। तो क्या करेंगे, हम ग्रुप बना लेंगे। कैसे, 10 से यहाँ पे पहले फाइंड करके लोएस्ट वैल्यू कितनी है, फाइंड करें तो लोएस्ट वैल्यू हमें पता चल जाए। तो कि इसमें लोएस्ट वैल्यू आप फाइंड करने बैठेंगे तो लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे एक तो 31 दिख रहा है, 20 उससे भी 23 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा। मीन्स यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू है, जो लोएस्ट वैल्यू वो कितना है, 23 है। लोएस्ट वैल्यू कितना है, 23 है। और हाईएस्ट वैल्यू आप कहाँ फाइंड कर सकते हैं, 93 92 98 99 दिख रहा है कहीं पे, नहीं। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू मीन्स हाईएस्ट वैल्यू की 99 है, 98। तो हम क्या करेंगे, इनको ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रख देंगे। मीन्स यहाँ पे कहाँ से कलेक्ट करेंगे, लोएस्ट 23 है, तो हम यहाँ जो कलेक्शन हुआ 10 से 20 और 20 से 30 30 से 40 और इसी तरह से लास्ट में कौन सा आएगा, तो के 90 से 100 का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर सके। तो चलो इसे हम ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह का मिलेगा। तो 20 से हमने लिया, 20 से 29 डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के। तो हम 20 से 29 में देखेंगे कि चलो भाई 20 से 29 की रेंज में कौन से आएंगे। तो फर्स्ट अगर जो कोई 20 से 29 में आएगा तो उसे हम इस तरह से टेली मार्क्स, यहाँ पे पहले क्या हम ड्रॉ करेंगे, पहला कॉलम ड्रॉ करेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स सर्वाइव्ड 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89 और 90 से 99। तो इस तरह से टेबल हम ड्रॉ करेंगे। दूसरा वाला कॉलम क्या लेंगे, टेली मार्क। हम टेली मार्क एक ड्रॉ करेंगे। टेली मार्क के लिए हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारे पास डेटा है, हमारे पास जो ये सारा के सारा जो डेटा है, ये जो डेटा है उनमें हम देखते जाएंगे कि चलो 20 और 29 के बीच में कौन कौन आता है। तो हम पहले करेंगे कि पहली इस तरह से करेंगे, पहली रो देखेंगे कौन सी, तो कि पहली रो हम है वो देखेंगे। इस तरह से पहली रो देखेंगे। तो पहली रो में
अगर कोई नंबर 20 और 29 के बीच में आता है तो एक टेली मार्क वहाँ ड्रॉ करेंगे। चलो तो यहाँ पे क्योंकि 28 आया, क्या आया 28 आया, तो हम 28 में एक वन लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे, वन लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से कोई दूसरा नंबर तो के 23, तो फिर से वन लाइन ड्रॉ करें। 25 है तो वन लाइन ड्रॉ करें। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो लाइन है उसे टेली मार्क कहेंगे। हम 4 मार्क करेंगे किसी भी टेबल के अंदर, 4 मार्क तक, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, फिर जो फिफ्थ होगा उसे हम क्रॉस में ड्रॉ कर देंगे। तो ये 5 का ग्रुप हो गया, 1 2 3 एंड 5वां क्या करेंगे, उसे हम क्रॉस में ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से ड्रॉ करते जाएंगे। जो नंबर इस ग्रुप में अंदर आए जाएंगे उसे हम टेली मार्क से लिखते जाएंगे। फिर लास्ट में हम गिन लेंगे इसमें कितने टेली मार्क हुए, 3। तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 3। यहाँ पे 5 5 10 और 4 19 और सॉरी 5 5 10 और 4 कितने 14। तो यहाँ पे 14 नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लिख डालेंगे। फिर 40 और 49 के बीच में तो क्या 5 5 10 और 2 12, तो यहाँ पे 12 स्टूडेंट लिख डालेंगे। फिर 5 और 3 मीन्स 8 स्टूडेंट लिख डालेंगे। तो इस तरह से हमें जो टेली मार्क मिलेगा वो यहाँ पे लिख डालेंगे। तो इस तरह का टेबल हमें यहाँ पे मिलेगा। तो ऑब्जर्विंग इन दिस टेबल वी कैन फाइंड दैट बिटवीन द लोएस्ट मार्क बिटवीन दी क्लास इज 20 to 29, क्योंकि 20 to 29 में 3 स्टूडेंट इतने हैं कि जिसमें कम से कम मार्क्स आए हैं, और 23 स्टूडेंट है किस क्लास में 80 से 89 कि ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट मार्क और जिसने कंटेन किया है वो 80 से 89 के बीच में है। तो हमें यह कंक्लूजन मिलेगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, let us now consider the following frequency distribution table which gives the weight of 38 students of a class। 38 का है तो एक इस तरह से ड्रॉ है, वेट है केजीस में और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए। तो 31 से 35 का वेट जिसका है उतने कितने स्टूडेंट है, तो कि 9 स्टूडेंट है। 36 से 40 स्टूडेंट है, 36 से 40 वेट है वो कितने, तो कि 5 स्टूडेंट है। 41 से 45 है तो 14 है। 46 से 50 तो कि 3 है। 51 से 55। तो आपने देखा कि वो जो टेबल दिया गया वो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, क्योंकि यहाँ पे हम 55 से 56 पे जंप करता है, मीन्स 1 केजी जंप करता है। 40 से 41 तो कि 1 किलोग्राम जंप करता है। मीन्स दोनों क्लास की जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है। हमें इस डेटा को अब ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ये जो है ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में दिया गया है वो कैसा है, नॉन ओवरलैपिंग है। कैसा है, नॉन ओवरलैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है। तो अब ये नॉन ओवरलैपिंग में कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है। किसमें, कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस क्या होगा, 31 से 35 है तो नेक्स्ट क्या हो, कहाँ से शुरू होगा, तो कि 35 से 40 तक। क्या होगा, 35 से 40 तक। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मीन्स कंटिन्यूस करने के लिए अब क्या करेंगे, तो उसकी एक मेथड है। मेथड किस तरह के, यहाँ पे हम देखा कि सभी के सभी ग्रुप है वो उनका डिफरेंस पहले फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड कर सके, तो कि अपर लिमिट में से जो फर्स्ट क्लास है, जो फर्स्ट क्लास होगा उसका जो अपर लिमिट है उसके नेक्स्ट होगा उसका लोअर लिमिट है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। उससे डिवाइड बाई 2 करेंगे। क्या करें, डिवाइड बाई 2। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.5। तो अब क्या करेंगे, जो 0.5 आंसर आया उसको यहाँ पे ऐड, यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे। 51 में से उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 50.55 और अपर क्लास में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 55.5। क्या मिलेगा, 55.5। तो नया क्लास क्या मिला हमें, तो क्या 55 टू 55.5, 55.5 टू 55.5। तो इस तरह से हमें मिलेगा। तो अब जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें कंटिन्यूस क्लास मिलेगा। तो हमें उसे कंटिन्यूस बनाने के लिए एक मेथड करेंगे। तो कि कंसीडर द क्लास, कोई भी क्लास कंसीडर करें, 31 से 35 और दूसरा क्लास है 36 से 40। तो लोअर लिमिट ऑफ 36 माइनस 40 इज इक्वल टू 36 टू 40 में लोअर लिमिट क्या है, 36 है, और अपर लिमिट ऑफ 31 टू 35 क्या है, 35। तो दोनों का डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन 36 एंड 35 इज 1। अब क्या करेंगे, हाफ द डिफरेंस दैट इज
हम क्या करें, जो डिफरेंस आया 1 है उसका हाफ लेंगे, इज इक्वल टू क्या आएगा 0.5। तो अब क्या करेंगे, सो द न्यू क्लास इंटरवल फॉर्म्ड फ्रॉम 35 टू 31 टू 35 क्या होगा, 31 में से हम जो डिफरेंस, जो हाफ डिफरेंस आया उसे हम निकाल देंगे, मीन्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 31 में से 0.5 और 30 क्या करेंगे, जो 0.5 है वो अपर लिमिट में ऐड कर देंगे, मीन्स 35 में ऐड करने के हिसाब से तो हमें जो नया क्लास मिला क्या मिला। तो अब जो पहला वाला क्लास था वो क्या था, तो कि 31 से पहला वाला क्लास है वो क्या मिला था हमें, तो कि वो मिला था हमें यहाँ पे 31 से 35 था। तो अब क्या मिलेगा वो 30.5 टू 35.5। सिमिलरली सारे क्लास में क्या करेंगे 0.5 जो लोअर लिमिट होगी उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो अपर लिमिट होगी उसमें 0.5 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्लास मिला 36 में से क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास है 36 टू 40, तो 36 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 40 में वो ऐड करेंगे, तो क्लास क्या मिला 35.5 और 40.5। तो आपने देखा ना यहाँ पे जो देखो 35 टू 5 एंड यहाँ पे 35.5 क्या हो गया, कंटिन्यूस क्लास हो गया। तो इस तरह का पूरा क्लास हमें मिलेगा। Continuing in the same manner, the continuous class formed as 35 30.5 to 35.5, 35.5 to 40.5। तो इस तरह का पूरा क्लास हमें मिलेगा। तो इस तरह का जो टेबल मिलेगा कुछ इस तरह से हम उसे ड्रॉ कर सकेंगे। तो वेट ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, अब तो नए क्लासेस क्या मिले 35.5 टू 40.5। तो आपने देखा ना कि उसकी जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है एक जैसी है। अपर लिमिट नेक्स्ट जो उसका क्लास होगा उसके साथ लोअर लिमिट है वो कंटिन्यू होगा। तो ये जो हमें टेबल मिला कैसा मिला, कंटिन्यूअस टेबल। तो इसी तरह से जो नॉन ओवरलैपिंग क्लास होगा उसे हम कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। नाउ एक्सरसाइज नंबर 14.2, उसमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे है तो हम सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8A आर रिकॉर्डेड एज फॉलो, A B जो 30 स्टूडेंट है उसके सारे के सारे ब्लड ग्रुप सीक्वेंस वाइज यहाँ पे दिए गए हैं। रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, मीन्स ज़्यादा नंबर जिसके आएंगे वो कॉमन होगा। एंड विच इज़ द रेयरेस्ट कौन सा होगा, जो कम से कम नंबर आएगा वो रेयरेस्ट होगा ब्लड ग्रुप अमोंग दिस स्टूडेंट। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है तो क्या क्या हमें यहाँ पे टेबल में लिखना है तो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखने हैं और ब्लड ग्रुप लिखना है। तो ड्रॉ हम करेंगे टेबल, तो इस तरह से टेबल ड्रॉ करेंगे। तो एक में क्या आएगा ब्लड ग्रुप, क्या आएगा, एक में ब्लड ग्रुप आएगा और दूसरे में क्या आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसमें पहले देखें कि ब्लड ग्रुप कौन से है, ए है, बी है, ओ है और ए बी है, मीन्स हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप है। तो इस तरह से लिख सकते हैं ए बी एंड लास्ट में क्या आएगा ओ। तो अब क्या करना है कि एक ग्रुप वाले स्टूडेंट कितने हैं तो हम फाइंड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ए ग्रुप वाले स्टूडेंट कितने हैं 9। तो इस तरह से टोटल नंबर यहाँ पे जो हम फाइंड करेंगे टोटल नंबर कितने आने चाहिए 30 स्टूडेंट। तो इस तरह से हम उसका ड्रॉ करेंगे और फाइंड करेंगे लोएस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है और हाईएस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो solution of given example is given as, तो therefore the blood group of 30 students of the class can be represented as follow। तो A वाला कितने हैं 9 है, B वाला काउंट करने जाएंगे तो कितने मिलेंगे 6 मिलेंगे, ए बी वाला काउंट करने जाएंगे तो कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे और O वाला काउंट करेंगे कितने 20 स्टूडेंट है कि जिसका ब्लड ग्रुप कितना है 20। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 30 हो गए ना, 9 + 6 + 3 + 12 कितने हुए 30 हुए। तो अब क्या करना है हमें, तो कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है, हमारे दो क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन ग्रुप कौन सा होगा ओ, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है कि उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है ओ है तो वो कॉमन हो जाएगा। और रेयर कौन सा है तो कि ए बी, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस
कम से कम कितने हैं, तो कि 3 है। वो कौन से है, तो कि AB। तो हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो इस तरह से हम फाइंड हो गए। इट कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली दैट द मोस्ट common blood group and the rarest blood group among the student is O and AB respectively, as 12 maximum number of students have the blood group O and 3 means minimum number of the student have the blood group AB. Next example, example number 2, the distance in kilometers of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follow. तो यहाँ पे हमें डेटा दिया गया है कि हमने 40 इंजीनियर ऐसे है एक कंपनी में, 40 स्टूडेंट है जिसका घर से लेकर ऑफिस तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे लिखा गया है। तो पहला वाला है उसका घर से ऑफिस का डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर है, दूसरा वाला का 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिए गए हैं ऐसे। तो हमें इसे एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ द क्लास साइज 5। उसकी क्लास रेंज कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। मीन्स 5 की उसकी रेंज होनी चाहिए। और फॉर द डेटा गिवन अबाउट टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल, तो यहाँ पे इंटरवल भी दिया गया है। किस तरह के इंटरवल बनाए, 0 से 5, 5 नॉट इंक्लूडेड। हमें पता है कि 5 इंक्लूड इसमें नहीं करना है। वॉट रिमेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। आप टेब्यूलर ड्रॉ करेंगे, किस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो सॉल्यूशन, तो हम इस तरह से कुछ टेबल ड्रॉ करेंगे। हमें पता है कि डिस्टेंस बिटवीन क्लासेस किस तरह से डिफाइन करना है। तो हमें पहले से दिया गया है कि जो फर्स्ट ग्रुप है वो 0 से 5 का बनेगा। तो नेक्स्ट कौन सा होगा, 5 से 10। यहाँ पे हमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। जो हाईएस्ट डिस्टेंस है वो फाइंड करके, मीन्स यहाँ पे हाईएस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, 30 से 35 का होगा। तो लास्ट ग्रुप कौन सा बनेगा, 30 से 35। नाउ टेली मार्किंग करना है। तो हम टेली मार्क करते जाएंगे तो गिनेंगे कि 0 से 5 मीन्स जिस इंजीनियर का जो घर से ऑफिस का जो डिस्टेंस है 0 से 5 है वो तो कितने ट्यूशन टेली मार्क करेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5th आएगा। तो इस तरह से हमें टेली मार्क मिलेगा। उसी तरह से 5 से 10 वाले को टेली मार्किंग करेंगे, 1 2 3 4 और 5 मिलेगा, दूसरी बार भी 5 मिलेगा, तो यहाँ पे और 1 मिलेगा। तो ऐसे स्टूडेंट की जिसके घर से लेकर ऑफिस का जो डिस्टेंस है और 0 से 5 किलोमीटर में वो कितने हैं, तो क्या 5 इंजीनियर है। 5 से 10 तो क्या 10 11 है, 11 से 15 तो क्या 11 है। तो इस तरह से हमें पूरे का पूरा, तो और बाद में जो नंबर ऑफ इंजीनियर है उसका जो सम लेंगे तो कितना आना चाहिए, 40, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इंजीनियर कितने, 40। अगर कोई भी ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा मिले, नंबर ऑफ इंजीनियर ज़्यादा मिले या कम मिले, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो गलत हो जाएगा। तो अब हम कंक्लूजन पे क्या पहुंचेंगे, तो कंक्लूजन होगा कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट there are very few engineers whose homes are at more than or equal to 20 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम देयर वर्क प्लेस। हमें पता है कि 20 से 25 ज़्यादा मीन्स कि आपने देखा ना कि 20 से 25 और उससे 20 से ज़्यादा मीन्स 20 के ज़्यादा। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी भी इंजीनियर का वर्क प्लेस से घर का जो डिस्टेंस 5 है मीन्स 5 आया, तो उसे इस ग्रुप में नहीं रखना। 0 से 5 अगर 5 आया उसका डिस्टेंस, तो 5 को 0 से 5 में नहीं लिखना, किस में रखना है, 5 to 10 में लिखना है। किस में रखना है, 5 to 10 में लिखना। अगर किसी इंजीनियर का वर्क प्लेस है उसका डिस्टेंस 20 आया, कौन सा आया, 20 आया, तो वो 20 को हम 15 से 20 में नहीं रखेंगे, उसे किस में रखेंगे, 20 से 25 में रखना है। ये बात खास ध्यान रखनी है कि अगर जो उसका अपर लिमिट, कोई भी नंबर हमें अपर लिमिट मिले तो उसे नेक्स्ट क्लास में उसे ऐड करना है। अगर 30 आया तो हमें 30 को 25 से 30 में नहीं रखना, किस में रखना है, तो के 30 से 35 में रखना है। तो हमें यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि 20 से ज़्यादा मीन्स 20 होम से रेसिडेंस से वर्क प्लेस से 20 से ज़्यादा डिस्टेंस हो, इससे कम से कम इंजीनियर है, और 15 से कम है उसके ज़्यादा नंबर है। तो मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स हैव देयर वर्क प्लेस अप टू 15 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम देयर होम्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5।
A study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city. The data obtained for 30 days in follows as follows. तो क्या है कि एक सिटी, मान लो कि दिल्ली सिटी है, दिल्ली है, तो दिल्ली में 30 दिनों का डेटा हमने कलेक्ट किया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, उसका जो प्रमाण है हवा में कितना है, उसमें पार्ट्स पर मिलियन, उसका जो यूनिट है वो क्या है, पार्ट्स पर मिलियन में। तो हवा में कितना सल्फर डाइऑक्साइड है वो पार्ट्स पर मिलियन में यहाँ पे हमें दिया गया है। तो पहले दिन कितना था, तो पहले दिन 0.03 पार्ट्स पर मिलियन था। दूसरे दिन तो कि 0.08 पार्ट्स पर 0.08 पार्ट्स पर मिलियन था। और लास्ट में कितना, तो कि 30 डे था उसमें कितना, तो कि 0.04 पार्ट्स पर मिलियन ppm, जिसे कहेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में ppm भी कह सकते हैं। तो ppm जो उसका था वो रेंज था। अब क्या इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इसे हम ड्रॉ करेंगे। तो मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ दिस डेटा विथ द क्लास इंटरवल एज, यहाँ पे क्लास इंटरवल भी दिया गया है किसी तरह से 0.00 टू 0.04। फिर कहाँ से शुरू करना है, 0.04 टू 0.05, 0.8 मीन्स इसका जो रेंज है कितना है, 4 है। रेंज कितना है, 4 है, क्योंकि यहाँ पे अगर 0.08 में से आप 0.04 निकाल देंगे तो उसका रेंज कितना आएगा, 0.04। मीन्स इसका जो क्लास इंटरवल का रेंज कितना है, 0.04 है। हिसाब से मीन्स नेक्स्ट ग्रुप के क्लास कौन सा आएगा, 0.08 से 0.12 आएगा। कितना आएगा, 0.12। इसी तरह से तो और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, देखो तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी मिल रही है, 20। कौन सी है, 20। मीन्स लास्ट कौन सा होगा, 0.62 0.20। अब सारे के सारे नंबर उसमें लिखने हैं, टेली मार्केटिंग करते जाएंगे और हम मिलाएंगे। फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। 0.11 से ज़्यादा कितना, तो हम उसे ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करके उसमें से हम फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन एंड टेकिंग क्लास इंटरवल एज 0.00 टू 0.04 एंड 0.04 से 0.08 तक, सो ऑन एज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड इज फेलो। दैट इज, जैसे इस तरह का जो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm पार्ट्स पर मिलियन में उसका यूनिट है। तो SO2 का प्रमाण है वो 0.00 से 0.04 में कितने ऐसे आए, तो कि 4 आए। टेलीमार्केटिंग भी आप कर सकते हैं, टेली भी आप कर सकते हैं, टेलीमार्क भी यहाँ पे आप एक और कॉलम ड्रॉ कर लेना, उसे हम टेली कह देंगे, टेलीमार्क, टेलीमार्क लिखेंगे। तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और 0.04 में से 0.08 है तो कितने हैं, 9 है। मीन्स यहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन में 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4, 9 मिले। दूसरे में तो कि वो भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेलीमार्क आप एक अलग से कॉलम ड्रॉ ऐड कर देना। तो इस तरह से नंबर ऑफ डेज मीन्स के 0.00 से 0.04 ppm वाले डेज कितने हैं, तो कि 4 डेज है। 4 डेज ऐसे है कि जिसमें सल्फर का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका जो प्रमाण है वो इस तरह से मिला हमें। 9 डेज इतने हैं कि जिसमें 0.04 से 0.08 ppm मिला। दूसरे 9 डेज ऐसे है कि जिसमें 0.08 से 0.0। अब हमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 0.11 से ज़्यादा, 0.11 से ज़्यादा, अब 0.11 से ज़्यादा कितना है, 0.12 आता है। तो 0.12 इसमें तो हम उसमें एग्जिस्ट नहीं होता, 0.12 इसमें एग्जिस्ट नहीं होता, कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। तो 0.11 से ज़्यादा कितने आए, वो सारे के सारे मीन्स नंबर ऑफ जो इसने इसका सम ले लेंगे, 2 + 4 + 2 कितने हुए, 8 डेज इतने हैं कि जिसमें 0.11 से ज़्यादा ppm जो है वो मिलता है। तो यहाँ पे कंक्लूजन पे हमें जो आंसर मिलना था वो क्या, सेकंड आंसर क्या मिलने वाला था हमें यहाँ पे, तो क्या, द नंबर ऑफ डेज फॉर द विच कंसंट्रेशन SO2 इज मोर देन 0.11 इज द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द कंसंट्रेशन इज बिटवीन
0.12 टू 0.16, 0.16 टू 0.20 और 0.20 टू 0.24, वो कितने हैं? तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 2 + 2 4 + 2 इज इक्वल टू 8 डेज। मीन्स 8 डेज ऐसे है कि जिसमें मोर देन 0.11 डेज है, जिसमें 8 डेज ऐसे है कि जिसमें 0.11 ppm से ज़्यादा पोल्यूशन उसमें, मीन्स SO2 का कॉन्सेंट्रेशन है, उसका प्रमाण है। एग्जाम्पल नंबर 7, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो हमें पता है कि पाई की जो वैल्यू है वो कैसी है, तो इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर कंटिन्यूस करता है, उसका जो ब्लॉक होता है कंटिन्यूस नहीं होता, और वो ब्लॉक है वो रिपीट नहीं होता और कंटिन्यूसली चला जाता है। तो उसका जो 50 डेसिमल प्लेस है वो यहाँ पे दिए गए, वन यहाँ पे जो 15 डेसिमल प्लेस है यहाँ पे दिए गए, तो 50 नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें बनाना है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट फ्रॉम 0 to 9, 0 से 9 का डिजिट बनाना है। तो एक कैसा बनेगा, 0 से 9 का बनाना है, कैसा बनेगा हम, वो बनाएंगे हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एंड व्हाट थे, तो हमें 0 मीन्स 0 नंबर कितनी बार आता है, तो के टेलीमार्केटिंग भी करेंगे, हम ग्रुप बनाएंगे। फिर से लिखते हैं, हम एक ग्रुप बनाएंगे, ऐसा टेबल बनाएंगे। 3 चीज़ें आएगी, कौन सी, तो कि एक डिजिट कौन से, 0 1 2 9, 1 2 क्या आएगा, 9 आएगा। फिर क्या आएगा, टेली मार्क्स आएगा। अगर 0 में पहले देखेंगे नंबर 1 से शुरू करेंगे, यहाँ पे पॉइंट डेसिमल पॉइंट से शुरू करेंगे, तो एक 0 आ गया तो 1 टेली मार्क करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरा 0 आ गया तो दूसरा टेली मार्क करेंगे। यहाँ मीन्स यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डिजिट, यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ डिजिट। तो 0 कितने डिजिट है, 2 आए, 2 बार। अब एक की बारी, एक आया पहली बार टेली मार्क किया, दूसरी बार आया, दूसरी बार टेली मार्क किया, आगे बढ़ते गए, तीसरी बार आया तो टेली मार्क किया हमने, चौथी बार आया तो टेली मार्क किया, 5वीं बार आया तो उसे हम क्रॉस में लिख दें। तो कितने 1 कितने हैं, 5 टाइम्स। अब किसी की बारी, 2 की बारी, तो 2 को देखेंगे, पहली बार आया टेली मार्क किया, यहाँ पे दूसरी बार आया फिर से टेली मार्क किया, तीसरी बार आया टेली मार्क किया, चौथी बार आया तो टेली मार्क किया हमने, 5वीं बार आया तो उसे क्रॉस में लिख डालेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे नहीं है तो कितनी बार, 5 टाइम्स। इस तरह से पूरा हम जो टेली मार्क और वो लिखते जाएंगे, तो ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह से हमें कुछ टेबल मिलेगा यहाँ पे। तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन एग्जांपल इज by observation of the digit after decimal point, the required table can be constructed as follow। किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। डिजिट आप यहाँ पे एक अलग से टेली मार्क का एक कॉलम है वो ड्रॉ कर लेना, टेली मार्क का, पहले टेली मार्क का फिर फ्रीक्वेंसी वाला, तो आप ड्रॉ कर लेना और उस तरह से टेली मार्क के हिसाब से आप सारे के सारे नंबर लिख डालें। तो टोटल हम नंबर्स 2 मिल गए। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम अबव टेबल दैट द लीस्ट फ्रीक्वेंसी इज 2। कम से कम फ्रीक्वेंसी को से 2 है, वो कौन सा है, 0। मीन्स जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो प्लेसेस है वो सारे के सारे डेसिमल डिजिट प्लेसेस है, उनमें 0 कम से कम बार आता है। एंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 8 ऑफ डिजिट 3 and 9। और ज़्यादा से ज़्यादा कौन आता है, 3 और जो 9 है वो ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। Therefore, the most frequency occurring digit are 3 and 0 and the least frequency occurring is digit is 0। तो इसी तरह से जो बाकी के एग्जाम्पल है आप खुद से लिख सकते हैं। अगर आप में कुछ डाउट हो तो ध्यान रखना, आपको 3 कॉलम बनानी है। एक जो ग्रुप वाला होगा वो, दूसरा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट दिया गया होगा वो, और एक टेली मार्क वाला बनाएंगे तो आपको ये ज़्यादा प्रीफर रहेगा। और याद रखना है, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर मिलता है ना, उसका सम जो दिए गए नंबर के हिसाब से आना चाहिए। अगर कम और ज़्यादा है तो आपका टेली मार्किंग भी गलत आएगा और आपका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी गलत आएगा। तो इस तरह से जो बाकी के सम, एक्सरसाइज नंबर 14.2 है, उसमें बाकी के जो सम है, एग्जाम्पल नंबर 3 4 6 8 एंड
9। तो एग्जाम्पल है वो आप खुद से करें। अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में ना आए तो आप बेझिझक मुझे कॉल करें, डाउट सोल्व होगा। ओके, और मैथ्स है तो मैथ्स में डाउट होना ही चाहिए। तो सारे के सारे सम में आप सोल्व करें।